हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की। फर्स्ट यूनिट देखेंगे इसके अंदर, जो हमारा है राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित सामुच्य। इसके अंदर जो भी समष्टि अर्थशास्त्र में मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम समझेंगे। और ये वीडियो बिल्कुल नई है, 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसमें आपको जो भी पेपर में आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन, वो सारे कवर करा दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, हमारे जो भी लेक्चर उनके PDF नोट्स मिल जाएंगे, प्लस में CBSE की जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। और जितनी भी हमारी वीडियो हैं उसके सारे लिंक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन है आप हमारे यूज़र नेम एकलव्य स्टडी पॉइंट पर अपने क्वेश्चन जो भी है वो पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर करेंगे हम। साथ ही आप हमारी वेबसाइट जो है eklavyastudypoint.com, ये जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जितने भी थ्योरी नोट्स हैं, MCQ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको पहले से यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को। सबसे पहले हम समझते हैं अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र आपने 11th क्लास में एक विषय के रूप में पढ़ने की शुरुआत कर ही दी थी, आपको पता ही अर्थशास्त्र क्या होता है। तो एक बेसिक डेफिनेशन के साथ हम भी शुरुआत करेंगे। अर्थशास्त्र उस अध्ययन को कहते हैं जिसमें लोग और समाज अपनी सीमित संसाधनों का उपयोग करके असीमित इच्छाओं की पूर्ति कैसे करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या है? अर्थशास्त्र का अध्ययन है कि भाई लोग और समाज में जो लोग रह रहे हैं और जो समाज है उसके पास जो संसाधन है वो क्या है, बहुत सीमित है। यानी कमी रहती है हमेशा संसाधनों की। यानी लोगों के पास या समाज के पास हमेशा संसाधनों की कमी रहती है। संसाधन आप कह सकते हैं पैसे की कमी रहती है, लेकिन इच्छाएं जो होती हैं लोगों की वो क्या होती है, असीमित होती है। ठीक है ना, इच्छाएं तो हमेशा असीमित रहती हैं। एक गरीब आदमी हो या एक अमीर आदमी हो, सबकी क्या होती हैं, इच्छाएं होती हैं। लेकिन उन इच्छाओं को वो कैसे पूरा करते हैं? उन इच्छाओं को पूरा करते हैं वो अपने सीमित संसाधनों से। यानी जो गरीब है उसके जो संसाधन है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। एक अमीर आदमी है, उसके पास जितना पैसा है वो उसके हिसाब से अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। ठीक है, तो यही यानी अपने सीमित संसाधनों को, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाता है, ये कौन सिखाता है? ये हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम बिल्कुल सही से मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने सीमित संसाधनों को, अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, या इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस जो था वो 11th क्लास में था, वहां पर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। 12th क्लास में जो आपका है वो है समष्टि अर्थशास्त्र है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको आप पढ़ेंगे, यानी पूरे सिलेबस में इसी से रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स और क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही समझ लेते हैं कि 11th में आपने क्या पढ़ा था और अब 12th में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं इसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। दूसरा आपका जो है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो ये जो था वो आपका 12th का कंटेंट था। यानी ये सब चीज़ें जो आपने कहाँ पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी थी। और समष्टि अर्थशास्त्र की जो भी अवधारणा है वो आप कहाँ पढ़ेंगे, वो 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है या सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, ये क्या होता है। तो यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित है। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं कि भाई किस तरह से उसकी जो है मांग है और किस तरह से पूर्ति है। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति के तौर पर अध्ययन किया जाता है, या एक कह सकते हैं फर्म के तौर पे इसमें अध्ययन किया जाता है कि भाई मांग क्या है और आपूर्ति कितनी हो रही है। ठीक है, वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जहां संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यानी एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, और इसके जो उपकरण होते हैं वो समग्र मांग और समग्र पूर्ति होती है। यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितनी मांग है, कितनी आपूर्ति है, इसका अध्ययन किया जाता है। वहीं जब आपने 11th क्लास पढ़ी थी तो आपने पढ़ा होगा, वहां पर एक व्यक्तिगत मांग या फर्म की मांग होती थी, जहां पर आप डिमांड और जहां पर मांग और आपूर्ति की बात रखी गई थी वहां पर। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा था। और इसके अंदर मुख्य समस्याएं आपको क्या देखने को मिली थी कि मूल्य निर्धारण की, क्या मूल्य रखा जाए, ठीक है ना, और संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए, ठीक है ना, यानी जितनी मांग आपूर्ति है उसके हिसाब से मूल्यों का निर्धारण किया जाता था और संसाधनों का आवंटन किया जाता था, ठीक है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो कितनी समग्र और मांग है और इस समग्र मांग और पूर्ति का क्या इफेक्ट आय और रोजगार पर पड़ता है, इस चीज का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। इसे इसलिए क्या कहा जाता है, इसे मूल्य सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइस की बात होती है तो इसलिए इसे मूल्य सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी संसाधन है उसको किससे जोड़ा जाता है, मूल्य से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे मूल्य सिद्धांत कहा जाता है। वहीं जब समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसे आय का सिद्धांत कहा जाता है, यानी किस तरह से समग्र मांग और आपूर्ति आय और रोजगार पर किस तरह से प्रभाव डालती हैं, ये हम समष्टि अर्थशास्त्र के में पढ़ते हैं, तो इसलिए इसे आय का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। तो किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की क्या मांग है, एक, ठीक है, तो ये क्या है, एक सूक्ष्म यानी ये छोटी अर्थशास्त्रीय चर, यानी छोटे स्तर पर किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या मांग है, फर्म की क्या मांग है, क्या पूर्ति है, उसके बारे में पढ़ा जाता था। वहीं जब हम आज अब 12th में पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, तो समग्र आपूर्ति, जो भी आपकी आपूर्ति है, एक समष्टि अर्थशास्त्रीय चर के अंदर इसको पढ़ा जाएगा, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की क्या मांग है, क्या आपूर्ति है, इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, समग्र या कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स, या आप कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये जितनी भी इकाइयां हैं, इस इकाइयों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे 12th क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थशास्त्र तो हमने समझ लिया, अर्थशास्त्र का मतलब है क्या है भाई, हमारे पास जो सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों का जो है हम किस तरह से अपनी इच्छाओं का अच्छे से उपयोग कर सके, कैसे मैनेजमेंट करें कि भाई जो हमारे पास सीमित संसाधन है उससे हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लें, तो उसे क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था क्या होती है ये समझना जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जब आप समझेंगे तभी तो उसका अध्ययन अर्थशास्त्र के रूप में करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो समाज में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग को प्रबंधित करती हैं। यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, कितना उसका वितरण हो रहा है और कितना उसका उपभोग हो रहा है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एक प्रणाली कहलाती हैं, ठीक है ना। और इस प्रणाली को ही क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह प्रणाली कैसे चलती है, ये चलती है पैसे, व्यापार, श्रम और संसाधनों को शामिल करती है, ठीक है। तो इस प्रणाली में क्या क्या शामिल होता है, पैसा शामिल होता है, व्यापार होता है, श्रम होता है, संसाधन शामिल होते हैं, ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से चल सकें। यानी उत्पादन हो गया आपका, वितरण हो गया और उपभोग हो गया, ठीक है, ये सब तभी अच्छे से चल पाएगा जब हमारे पास क्या होगा, पैसा होगा, व्यापार होगा, श्रम होगा। तो ये सारे संसाधनों का अच्छे से जब हम इस्तेमाल करते हैं तभी एक अर्थव्यवस्था है जो अच्छे से चलती है। क्यों, क्योंकि भाई उत्पादन तो तभी होगा ना जब आपके पास क्या होगा, पैसा होगा, ठीक है ना। जब उत्पादन होगा तो आपको व्यापार भी करना पड़ेगा, ठीक है, और उत्पादन जो आप करेंगे तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको श्रम की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही वितरण के लिए भी आपको क्या चाहिए, बाजार चाहिए, तभी तो व्यापारी प्रणाली सुचारू रूप से चल सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक तरह से जो भी हमारे कार्य होते हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर सुचारू रूप से चलाने के लिए, ये कारक जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो अर्थव्यवस्था होती है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग। और उसको कौन चलाता है, इस प्रणाली को कौन चलाता है, इसको चलाता है पैसा, व्यापार और श्रम, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग होता रहता है, ठीक है। और इस प्रणाली को कौन चलाता है, इस प्रणाली को चलाती है पैसा, व्यापार, श्रम, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अब अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, यानी जब हमने बात कर ली भाई अर्थशास्त्र समझ लिया हमने, अर्थव्यवस्था समझ लिया, अब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था को चलाता कौन है, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था को 4 फैक्टर चलाते हैं, ठीक है, 4 क्षेत्र चलाते हैं, घरेलू क्षेत्र, फॉर्म क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र। तो सबसे पहले समझते हैं घरेलू क्षेत्र क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो घरेलू क्षेत्र की क्या भूमिका होती है, ये वस्तुओं का उपभोग करने वाले लोग और श्रम प्रदान करने वाले लोग होते हैं। यानी घरेलू क्षेत्र के अंदर एक अर्थव्यवस्था
में क्या काम किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। हमने देखा था ना कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, उत्पादन होता है, तो उत्पादन होता है, वितरण होता है और उपभोग होता है। तो उपभोग कौन करते हैं, उपभोग करता है आपका घरेलू क्षेत्र, ठीक है। और फिर जब वो सामान बनाना होता है तो सामान कौन बनाता है, सामान को बनाने में श्रम कौन देता है, श्रम भी जो देते हैं वो घरेलू क्षेत्र ही देते हैं, ठीक है। यानी एक अर्थव्यवस्था में जो घरेलू क्षेत्र है या घर क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, एक मजदूर का किराना सामान खरीदना, ठीक है, यानी उपभोग करना क्या है, ये दिखाता है ना, एक घरेलू क्षेत्र की जो है वो दिखाता है किस तरह से वो काम कर रहा है। वहीं जब हम फर्म क्षेत्र की बात करते हैं तो ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाला व्यवसाय है, ठीक है। तो फर्म क्षेत्र क्या करता है, जो भी उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं का यूज करता है उसको बनाता कौन है, उसको बनाता है फर्म क्षेत्र, ठीक है। जैसे एक तकनीकी कंपनी का स्मार्टफोन बनाना, तो ये क्या है, ये किसका क्षेत्र है, ये फर्म का क्षेत्र है। यानी उत्पादन कौन करता है, उत्पादन करता है आपका फर्म क्षेत्र। फिर तीसरा आपका आता है सरकारी क्षेत्र। ये क्या करता है, ये सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना और कर एकत्रित करना। तो इसका काम क्या है, सार्वजनिक सेवा देना और कर एकत्रित करना। जैसे सड़कों का निर्माण हो गया, स्कूलों का संचालन हो गया, तो ये कौन सा क्षेत्र करता है, ये सरकारी क्षेत्र करता है। चौथा आपका आता है बाहरी क्षेत्र। अन्य देशों के साथ इसका व्यापार होता है। तो बाहरी क्षेत्र में क्या आता है, आयात और निर्यात होता है, यानी एक देश से दूसरे देश में जो सामान आता और जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बाहरी क्षेत्र कहा जाता है। जैसे तेल का आयात करता है भारत, और भारत में सॉफ्टवेयर का जो है वो निर्यातक है। विदेशों में हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो एक अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं और इन्हीं चारों क्षेत्रों से किसी भी देश की जो होती है वो अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो केवल 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं हम उनको ही पढ़ेंगे। तो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या आएगा, पहला आपका आएगा घरेलू क्षेत्र, दूसरा आपका आएगा फर्म क्षेत्र, ठीक है। तो इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में मूल गतिविधियां क्या होती है। हमने ये समझ लिया भाई अर्थशास्त्र क्या है, उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे चलती है, और कौन कौन से क्षेत्र उसमें भागीदारी लेते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में मूल गतिविधियां क्या है, ठीक है, कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर। तो अर्थव्यवस्था में मूल गतिविधियां उन प्रमुख कार्यों को दर्शाती है जिनमें लोग पैसा कमाने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल होते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझ ही लिया था कि भाई अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, और उसके बाद जो जिन वस्तु की जरूरत है, जिन सेवाओं की जरूरत है, उन सब चीजों को क्या करते हैं, वो पूरा करते हैं। तो ये गतिविधियां जो एक अर्थव्यवस्था में लगातार चलती ही रहती हैं। तो अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य गतिविधियां हैं। 3 मुख्य गतिविधियों को समझते हैं जो हमेशा होता रहता है, अभी हमने पढ़ा भी था, समझा भी था। तो एक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, 3 मुख्य गतिविधियां होती हैं। सबसे पहले उत्पादन, यानी एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उत्पादन महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण या सेवाओं को प्रदान करना। तो ये 2 काम जो होते हैं उत्पादन के क्षेत्र में आते हैं। अगर उदाहरण लें, एक किसान चावल उगाता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वस्तु समझ लीजिए उगा रहा है। वहीं एक डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। तो एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन और सेवा जो है वो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो उत्पादन कौन करता है, फर्म और इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, ये सब क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। यानी ये जो होती है अर्थव्यवस्था में सामान को बनाती हैं, वस्तुओं को और सेवाओं को कौन चलाता है, इंडस्ट्रीज चलाती हैं। सेकंड आपका आता है उपभोग। ये क्या करती हैं, ये वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर, ठीक है ना, उपभोग करना, ठीक है, उपभोग करता है। दूसरा क्षेत्र आपका होता है उपभोग क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी उत्पादन होता है, चाहे वस्तु का हो रहा हो चाहे वो सेवा का हो रहा है, ठीक है, उसका यूज कौन करता है, उसका यूज करते हैं उपभोक्ता, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उपभोग कहा जाता है। जैसे भोजन करना, मोबाइल फोन का उपयोग करना, तो ये सब चीजें क्या है, उपभोग हैं। अगर उत्पादन हो रहा है सामान का तो उपभोग होगा, क्योंकि जब उपभोग होगा तभी तो क्या होगा, उत्पादन होगा, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड जो हमारे गृह क्षेत्र होता है वो क्या करता है, जो भी हमारी सेवाएं होती हैं और जो भी हमारी वस्तु होती है उनका क्या करते हैं, ये लोग उपभोग करते हैं। तीसरा जो आपका आता है वो आता है वितरण, ठीक है। वितरण क्या होता है, ये जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी सामान बनता है, जो भी उत्पादन होता है, निर्माताओं से उपभोक्ता तक वस्तुओं का पहुंचना क्या होता है, वितरण होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें तो दुकानों में
बेचना या ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी करना, ये सब चीजें किस में आता है? वितरण में ही आता है। यानी आपने एक सामान बनाया है, ठीक है ना, वो सामान दुकान से कहाँ तक जाए, एक ग्राहक तक जाए, उसे क्या कहा जाता है? वितरण कहा जाता है। ठीक है, तो एक सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाने को क्या कहा जाता है? वितरण कहा जाता है। तो एक देश में ये तीन गतिविधियां लगातार चलती रहती है, यानी एक इकोनॉमी के अंदर ये तीन गतिविधियां आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी तीन चीजें हो गई आपकी? सबसे पहले क्या होगा? उत्पादन, दूसरा क्या होगा? उपभोग, और तीसरा क्या होगा? वितरण। ठीक है, तो ये तीन गतिविधियां जो हैं एक अर्थव्यवस्था में लगातार चलती ही रहती हैं। अब समझते हैं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के प्रकार। ठीक है, जैसे हमने देखा भाई अर्थव्यवस्था जो चलती है किससे चलती है? वस्तु और सेवाओं से चलती है। तो अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहली जो आपकी वस्तु आती है वो आती है अंतिम वस्तु। ठीक है, जिसके अंदर आपका आता है अंतिम उत्पादक वस्तु और अंतिम उपभोग वस्तु। ठीक है, यानी कि उत्पादन के लिए इनका यूज किया जाता है और इनका यूज उपभोग के लिए किया जाता है। दूसरा आपकी आती है मध्यवर्ती वस्तु होती है। तीसरी आपकी आती है उपभोग और उपभोक्ता वस्तु। चौथी जो, अगर हम उपभोग और उपभोक्ता वस्तु की बात करें तो इसको भी हम चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला आपका आता है टिकाऊ वस्तुएं, दूसरी जो होती है आपकी अर्ध टिकाऊ वस्तु, तीसरी जो होती है आपकी अल्पकालीन वस्तु होती है, और चौथी जो होती है वो सेवा होती है। ठीक है, और फोर्थ जो आपकी वस्तु होती है वो होती है पूंजीगत वस्तु है। यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं के चार प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपकी अंतिम वस्तु, दूसरी मध्यवर्ती वस्तु, तीसरी उपभोक्ता वस्तु या उपभोग वस्तु कह सकते हैं, और चौथा जो होता है आपकी पूंजीगत वस्तु होती है। ठीक है, चलिए अब इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंतिम वस्तु क्या होती है। तो ये वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन सीमा को पार कर चुकी हैं, ये अंतिम उपयोग के लिए तैयार होती हैं, चाहे उपभोक्ताओं द्वारा या उत्पादकों द्वारा। ठीक है, अंतिम वस्तु क्या है? जो बनकर तैयार है और मार्केट में बिकने के लिए आ चुकी है, कंज्यूमर उसको लेंगे और उसका क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। यानी उपभोक्ता उसको लेकर आएंगे और उसका उपभोग कर लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? अंतिम वस्तुएं। ये दो प्रकार की होती हैं। तो अंतिम वस्तुओं को दो लोग यूज करते हैं, या तो उपभोक्ता यूज करेगा या उत्पादक यूज करेगा। उपभोक्ता मतलब वो लेगा और उसका यूज कर लेगा, वहीं जो उत्पादक होगा क्या करेगा? उससे हो सकता है कोई नई चीज बनाए। ठीक है, तो प्रकार देखते हैं। सबसे पहले अंतिम उपभोक्ता वस्तु, जैसे हमने कहा था कि अंतिम वस्तुओं को दो प्रकार से देखा जाता है। पहली जो आती है आपकी अंतिम उपभोक्ता वस्तु, इसे अंतिम उपभोक्ता वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे उपभोक्ता लेगा और क्या करेगा? खर्च करेगा। यानी उपयोगकर्ता कौन होगा? ज्यादातर इसके उपयोगकर्ता आपको मिलेंगे घर या परिवार क्षेत्र वाले। घर के लोग इन वस्तुओं पर पैसा खर्च करते हैं, इन्हें उपभोग वस्तुएं कहते हैं। यानी ये लेंगे और इसका उपभोग करके इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे केक हो गया आपका, पेप्सी, टी शर्ट, स्मार्टफोन, ये सब चीजें क्या होती हैं? ये होती है अंतिम उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, अगर देखा जाए तो उन्होंने ली और उसे क्या किया? यूज कर लिया, तुरंत अपना सेटिस्फेक्शन पूरा कर लिया, तो ये क्या हो जाएंगी? उसके लिए अंतिम उपभोक्ता वस्तु हो जाएंगी। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं दूसरी यानी अंतिम उत्पादक वस्तु की, वो क्या थी? उपभोक्ता वस्तु थी। उपभोक्ता ने लिया, उसको यूज कर लिया, तो इसलिए उसको क्या कहा गया? अंतिम वस्तु का कहा गया। कौन था? उसका उपभोक्ता द्वारा। वहीं जो दूसरी वस्तु होती है उसे अंतिम उत्पाद वस्तु कहते हैं। क्यों? इसके जो उपयोगकर्ता होते हैं फर्म या व्यवसाय क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना, यानी फर्म या तो इसका यूज करेगा या तो व्यवसाय क्षेत्र इसका यूज करेगा। ये वस्तुएं निवेश के लिए खरीदी जा सकती हैं, तो इनका क्या होता है? निवेश। ठीक है ना, वहीं जब हम उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता की बात कर रहे थे, उसने क्या किया? लिया, यूज कर लिया, उसका सेटिस्फेक्शन पूरा खत्म, तो वो अंतिम हो गई। लेकिन जब अंतिम उत्पादक वस्तुएं जो होती हैं वो किसके पास आती हैं? फर्म या व्यवसाय के पास आती हैं, और वो लोग क्या करते हैं? उसमें निवेश करते हैं। ठीक है, और निवेश करने से क्या होता है? उसकी वैल्यू में जो होती है, वो वैल्यू जो होती है उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, या तो क्या करेंगे? उसको निवेश करेंगे, या पुनः विक्रय के लिए। ठीक है ना, या पुनः विक्रय के लिए नहीं की जाती। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा, पुनः विक्रय नहीं किया जाएगा। इसमें क्या किया जाता है? निवेश किया जाता है। इन्हें पूंजीगत वस्तुएं भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, इसे पूंजीगत वस्तुएं भी कहा जाता है। उदाहरण, मशीनों में या उपकरणों में जो उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे सारी मशीनें हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? आपकी अंतिम उत्पादक वस्तुएं होंगी। यानी इसका यूज किस लिए किया जाता है? उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी इनसे क्या होगा? सामान बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो इनसे क्या होता है? सामान बनता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहा जाता है। इसे पुनः विक्रय नहीं किया जाता, रीसेल नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है? इसे निवेश के तौर पर लिया जाता है। इसका एक नाम और होता है, इसे हम क्या कह देते हैं?
पूंजीगत वस्तुएं भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है अंतिम उपभोग वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तु में क्या डिफरेंस है, तो आप कह सकते हैं कि अगर हम उपभोग वस्तु की बात कर रहे हैं तो उपभोग वस्तु में क्या होगा, उपभोग में ये होगा कि आपने उसको लिया और क्या किया, खर्च कर दिया। ठीक है ना, और सेटिस्फेक्शन पा लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अंतिम उपभोग वस्तु। लेकिन अगर वो बोलता है अंतिम उत्पादक वस्तु बोलता है, तो वो क्या होगा, वो आप उसमें क्या करेंगे, निवेश करेंगे, यानी उस वस्तु को लेकर क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। ठीक है ना, उससे क्या किया जाएगा, पैसा कमाया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अंतिम उत्पादक वस्तु कहा जाता है, और इसे निवेश के लिए यूज किया जाता है। इसे हम और क्या कह देते हैं, पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अंतिम वस्तुओं के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो अब देखिए अंतिम वस्तुओं के विभिन्न प्रकार होते हैं, हम देख सकते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि अंतिम उपभोग के लिए उपयोग की गई वस्तु, यानी हमने अंतिम उपयोग कर लिया उसका, तो वो क्या हो गई हमारे लिए, अंतिम उपभोग वस्तु हो गई। व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, घर में उपयोग के लिए अगर खरीदा गया कंप्यूटर क्या होगा, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, हम उसका उपभोग कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो गई हमारे लिए, उपभोक्ता वस्तु हो गई। अगर हमने घर के लिए एक कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा और हमने घर के लिए उसका यूज किया, तो हमारे लिए क्या हो गई, अंतिम उपभोग वस्तु हो गई। वहीं जब हम बात करते हैं निवेश के लिए उपयोग की गई वस्तु, यानी उत्पादन किया जाएगा, इससे क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लिया जाएगा। तो कार्य या उत्पादन के लिए व्यवसाय द्वारा खरीदी गई वस्तु, यानी यही लैपटॉप अगर एक घर क्षेत्र ने खरीदा है, कंज्यूमर ने खरीदा है, जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा है, उससे इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, उपभोग वस्तु हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर निवेश के लिए उत्पादन क्षेत्र ने इसको खरीदा है, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, आपकी अंतिम उपभोक्ता वस्तु हो जाएगी। ठीक है, कार्यालय में उपयोग के लिए खरीदा गया कंप्यूटर, इन्हें पूंजीगत वस्तु भी कहते हैं। वहीं अगर वो कंप्यूटर हमने कहाँ लगा दिया, अपने ऑफिस में लगा दिया, इससे हम क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो जाएगी, अंतिम उपभोक्ता वस्तु हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, पेपर में आता है कि अंतिम वस्तु का यूज जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक उपभोक्ता द्वारा होता है और दूसरा उत्पादन क्षेत्र द्वारा होता है। ठीक है, अगर उपभोक्ता उसको यूज कर रहा है तो उपभोक्ता वस्तु, उत्पादन क्षेत्र अगर उसको यूज कर रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पूंजीगत वस्तु भी कह सकते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। सेकंड जो वस्तु होती है हमारी, वो होती है मध्यवर्ती वस्तु। ये कौन सी वस्तुएं होती हैं, ये वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया की सीमा को पार नहीं करती हैं। यानी कि इन्होंने अभी क्या किया है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें होना बाकी है। ठीक है, जैसे एक कुर्सी है, लकड़ी थी, उसके बाद क्या किया गया, उसके फर्नीचर बनाया गया, फर्नीचर बनाने के बाद क्या किया जाएगा, उस पर पॉलिश करी जाएगी, उस पर गत्ते लगाए जाएंगे। तो ये जो प्रोसीजर होता है, ये क्या होता है, ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये दुकान पे थोड़ा नहीं होती ये वस्तु। उस टाइम फर्नीचर दुकान पे नहीं होता ना, वो प्रोडक्शन यूनिट से जुड़ा होता है। और जब तक ये प्रोडक्शन यूनिट तक जुड़ा हुआ है, यानी जो उत्पादन कर रहे हैं, इसमें नई नई चीजों को ऐड कर रहे हैं, तब तक ये वस्तु क्या रहेगी, मध्यवर्ती वस्तु रहेगी। हाँ, अगर ये दुकान पर आ जाती है और बिकने के लिए तैयार हो जाती है, तभी ये क्या बनेगी, अंतिम वस्तु बनेगी। ठीक है, तो ये वस्तुएं क्या होती है, उत्पादन प्रक्रिया की सीमा को पार नहीं करती हैं। इनका उपयोग आगे के उत्पादन या पुनर्विक्रय के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यानी हो सकता है ये क्या करे भाई, इसमें कोई नई चीज ऐड करी जाए या रीसेल भी किया जा सकता है, इसको बेचा भी जा सकता है। लकड़ी है, लकड़ी को कई बार रीसेल किया जा सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये क्या होगी, आपकी मध्यवर्ती वस्तु होगी। ठीक है, जैसे पाइप हो गया, ठीक है ना, प्लास्टिक के सामान वगैरह हो गए, इनसे जो ये सारे कहाँ जाते हैं, फर्म में जाते हैं ना, तो फर्म के लिए क्या होते हैं, सारे अंतिम वस्तुएं तो होते हैं, क्योंकि इन्हीं से तो क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, स्टील वगैरह हो गई, प्लास्टिक वगैरह हो गई, लकड़ी वगैरह हो गई, तो इन सब का उपयोग जो किया जाता है वो अंतिम मध्यवर्ती वस्तु के रूप में किया जाता है। ठीक है, या एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एक फर्म जो है एक्स द्वारा फर्म वाई से खरीदी गई शर्ट पुनर्विक्रय के लिए, तो ये भी क्या होगी, मध्यवर्ती वस्तु। जैसे हमने देखा था ना कि अगर कोई वस्तु लेता है, ठीक है ना, मान लीजिए अगर हम कहें टी शर्ट भी आपकी जो है वो क्या है, वो अंतिम वस्तु है। अगर आप एक गृह क्षेत्र लेकर उसका यूज कर लेता है तो वो अंतिम वस्तु हो जाएगी। लेकिन अगर वही क्या एक फर्म जो होती है उससे खरीदती है, ठीक है ना, मान लीजिए एक कंपनी है जो टी शर्ट बना रही है, उसको एक स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स कंपनी ने उसको ऑर्डर दिया कि भाई आप क्या करो, हमारे लिए 1000 टी शर्ट बनाओ। अब उस कंपनी ने दूसरी कंपनी को 1000 टी शर्ट बना के दी, और वो कंपनी क्या कर रही है, प्रिंटिंग का, स्पोर्ट्स की कंपनी है, प्रिंटिंग का काम कर रही है। उसने क्या किया, अपने स्पोर्ट्स के जो भी लोगो वगैरह थे वो सब लगाए, और उसके बाद फिर उसको मार्केट में बेचा। तो इसलिए यानी जो फर्म एक्स जहां से वो आई थी, फर्म वाई जिसने प्रिंटिंग करी, तो
ये क्या हुआ, एक्स जो वाई ने एक्स से लिया तो उस टाइम वो वस्तु क्या थी, उस टाइम ये टी सेट क्या होगी, उस टाइम टी सेट ये होगी, ये मध्यवर्ती वस्तु होगी। हाँ, जब ये अपना लोगो लगा के इसको मार्केट में बेच देती है वाई फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी अंतिम वस्तु हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर पुनः विक्रय किया जा रहा है उस वस्तु का, तभी भी उसे हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तु ही कहेंगे। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पे अभी से याद रखनी है, जब हम आगे नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो इस चीज का हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि जो मध्यवर्ती वस्तु होती हैं, तो मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती हैं, जो प्रोडक्शन अभी उनमें होना बाकी है। ठीक है ना, अभी उसमें अभी वो प्रोडक्शन में है, यानी अभी उनमें सामान, यानी अभी उत्पादन प्रक्रिया के अंदर है, उनमें अभी बहुत सारी चीज ऐड होनी बाकी है, अभी वो बिकने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। अब क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज ऐड होनी है, तो इसलिए हम उसे डायरेक्ट किसमें, राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि उस समय डबल काउंटिंग की एक समस्या आती है। ठीक है, समझते हैं उसे। तो कारण यह है कि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही अंतिम वस्तुओं की कीमत में शामिल होता है, इसलिए अगर इनका मूल्य राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा तो दोहरे गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए दोहरी गणना, यानी जो दोहरी गणना होती है, दोहरे गणना होती हैं, इन दोहरी गणना से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा जब भी हम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करेंगे, आगे हम देखेंगे, तो हमेशा हम किसकी वैल्यू लेंगे, अंतिम वस्तुओं की लेंगे। ठीक है, यानी जो हमारी पहली वाली थी ना अंतिम वस्तु, हमेशा हम उसके प्राइस को काउंट करेंगे, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं को काउंट करेंगे। समझते हैं इसको कैसे, देखिए मान लीजिए गेहूं का उत्पादन एक किसान करता है और ये गेहूं एक प्रोसेस से गुजरती है। ठीक है ना, ये पहले जाता है आटा मिल के पास, ठीक है ना, उसके बाद ये जाता है बेकरी वाले के पास, और उसके बाद ये केक बन के जाता है दुकानदार के पास। ठीक है, यानी गेहूं से ब्रेड बनने की प्रक्रिया के अंदर, यानी जब तक ये बन के अंतिम वस्तु, ये क्या होगी हमारी अंतिम वस्तु, क्योंकि ये बिकेगी, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, ये कुछ वैल्यू ऐड करेगा, ये कुछ वैल्यू ऐड करेगा, ये कुछ वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, तो इनमें सब में क्या होगी, कोई ना कोई चीज ऐड होती जाएगी। ठीक है ना, और लास्ट में जो इसका फाइनल प्राइस होता है, वो जो होता है हमारे राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है, लेकिन ये लोग जो अपने वैल्यू रखते हैं उसको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक फार्मर है, उसने क्या किया, वीट का प्रोडक्शन किया, वीट का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया। ठीक है ना, गेहूं उगाया उसने, और उसके बाद उसने इसको कितने प्राइस में बेचा, 10 रुपए में उसने बेच दिया। ठीक है, यानी मूल्य वृद्धि कितनी हुई, मूल्य वृद्धि तो हुई नहीं, क्योंकि उसने अभी पहला प्रोडक्शन यूनिट है, तो पहले प्रोडक्शन में उसने क्या किया, अपने गेहूं की वैल्यू रखी है, तो इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये पहली तो जो होती है वो रहती ही है। लेकिन जब वो किसके पास जाता है, आटा चक्की के पास जाता है। ठीक है, यानी जब वो गेहूं आटा चक्की वाले के पास जाएगा, वो उसे पीसेगा, तो वो क्या करेगा, अब उसका यानी जब वो आटा बनके तैयार हो चुका है, ठीक है ना, यानी गेहूं जब आटा बनके तैयार होगा, तो उस गेहूं की कीमत क्या हो जाएगी, 20 रुपए हो जाएगी। तो 20 रुपए क्यों हुई, क्योंकि भाई 10 रुपए तो गेहूं की कीमत थी, और वीट यानी जो आटा बना रहा है, ठीक है ना, उसने जो अपनी मशीन का यूज किया, बिजली का यूज किया, उसके लिए उसने क्या किया, 10 रुपए का क्या किया, वैल्यू एडिशन कर दिया, यानी उसकी कीमत जो थी वो 10 रुपए बढ़ा दी। ठीक है ना, तो यानी क्या हुआ, उसने 10 रुपए बढ़ाए। फिर अब ये क्या हुआ, आटा बन चुका है, अब ये आटा किसके पास जाता है, ब्रेड वाले के पास जाता है। ठीक है, यानी आटे से अब वो क्या बनेगी, ब्रेड बनेगी। जब ब्रेड बनेगी तो ब्रेड वाला भी क्या करेगा, वो भी तो अपना लेबर यूज करेगा। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट यानी जहाँ सामान लेकर आएगा उसका उस पर पैसा खर्च करेगा, उसके बाद जब उसको बनाएगा तो उस पर लेबर कॉस्ट आएगी। तो ये सारी चीजें यानी बिजली और भी चीजें जो रॉ मटेरियल और एक्स्ट्रा चीजें लगाएगा, तो उन सबको ऐड करके वो क्या करेगा, अब यानी जो आटा था, अब उस आटे की वैल्यू जब ब्रेड में कन्वर्ट होगी तो कितनी हो जाएगी, 40 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसने भी यानी ब्रेड वाले ने क्या किया, पहले इसकी 20 रुपए कीमत थी, लेकिन उसने अपना जो ऐड किया, यानी जो अपनी मेहनत लगाई, उसमें 20 रुपए ऐड करके इसकी कीमत कितनी कर दी, 40 कर दी। ठीक है, अब ये बन के तैयार है, अब ये किसके पास जाएगी, अब शॉपकीपर के पास जाएगी। ठीक है, जब शॉपकीपर के पास जाएगी तो शॉपकीपर भी इसको बेचने के लिए क्या करेगा, इसको भी तो चाहिए ना भाई, कि अगर बन के आई कोई चीज वे दूर से लेकर आया है, अपनी दुकान में रख रहा है, उसका किराया वगैरह भी देना है, तो उसके लिए वो भी क्या करेगा, इसमें पैसे जोड़ेगा। ठीक है ना, मूल्य वृद्धि करेगा। तो वो क्या करेगा, वो उसने क्या किया, उस 40 रुपए के सामान को कितना बना दिया, 50 रुपए बना दिया। भाई अब इसकी कीमत क्या हो गई, 50 रुपए। तो अब ये कितने की बिकेगी, 50 रुपए। तो शॉपकीपर ने इसकी कीमत कितनी कर दी, 50 रुपए। अब इसको कौन खरीदेगा, अब इसको खरीदेगा कस्टमर। ठीक है, यानी जब इसको उपभोक्ता खरीदेगा तो इसने इसकी वैल्यू 50 रुपए रखी है, तो अब ये 50 रुपए की ही बिकेगी, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो लास्ट जो होता है खरीदार होता है, यानी वो उसको यूज करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वो आगे उसको नहीं बेचता है, तो इसलिए ये वैल्यू एड यानी ये मूल्य वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है ना, यानी इस यहाँ पर मूल्य वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी, और अंतिम जो वस्तु की कीमत होगी उसे ही राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा नेशनल
इनकम में काउंट किया जाएगा। क्यों? हम कह रहे थे भाई दोहरी गणना। अब दोहरी गणना की समस्या कैसे आएगी देखिए बताता हूं। मान लीजिए कि ये जो उत्पादन क्षेत्र हैं, यही उत्पादन क्षेत्र हैं जो क्या कर रहे हैं, एक अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन कर रहे हैं। आपको कहा गया कि भाई आप जाके एक बारी सबकी राष्ट्रीय, एक बार जाके आप एक आय काउंट करके आइए, ठीक है। मान लीजिए पूरे देश में यही जो प्रोडक्शन फैक्टर है, और आप क्या कर रहे हैं भाई, इनकी आय को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एक बंदा आता है, वो पूछता है भाई चलो 1 2 3 4, ये 4 लोग जो हैं एक अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो मैं चलता हूं इनकी इनकम पूछ लेता हूं। तो भाई सबसे पहले वो गया किसके पास, गेहूं वाले के पास। गेहूं वाले से बोला भाई तुमने कितने रुपए कमाए, तो उसने कहा भाई मैंने कमाए कितने, 10 रुपए कमाए, ठीक है। उसने क्या कहा, मैंने कमाए 10 रुपए। और उसके बाद फिर गया वो किसके पास, जो मील वाला था उसके पास। तो उसने कहा भाई तुमने कितने कमाए, उसने कहा भाई मैंने 20 रुपए कमाए। उसके बाद बेकरी वाले के पास गया, तो बेकरी वाले ने कहा भाई मैंने 40 रुपए कमाए। और उसके बाद जब वो शॉपकीपर के पास जाता है, तो शॉपकीपर कहता है भाई मैंने 50 रुपए कमाए। अब वो क्या कह देगा भाई, देखिए सबकी अगर हम आय काउंट कर लेते हैं तो कितनी हो जाएगी, तो अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगी 120, ठीक है। तो वो कहेगा भाई 120 रुपए की जो है वो आमदनी हो चुकी है। यानी उसने कहा भाई सबकी काउंट कर ली, सब इतना इतना पैसा कमा रहे हैं, और पूरी जो इनकम बनी वो कितनी बनी, 120 रुपए बनी। लेकिन क्या ये बिल्कुल सही कीमत है? नहीं। क्यों गलत है? देखिए, ये 10 रुपए से जब 20 रुपए हुआ, तो क्या एक्चुअली इसकी आय 20 थी? नहीं थी ना। क्यों? क्योंकि 10 रुपए इसने इसको भी तो दिए थे। तो जब इसने 10 रुपए इसको दे दिए, तो इसके पास कितनी बढ़ोतरी हुई, 10 रुपए की ही तो बढ़ोतरी हुई ना। यानी इसने कितने कमाए, 10 रुपए कमाए, 20 रुपए थोड़ा ना कमाए, क्योंकि 10 रुपए तो इसने इसको दे दिए थे। तो पहली वाली यूनिट जो होती है वो सेम रहेगी, क्योंकि 10 रुपए है, वो पहले में तो वो कर नहीं सकता कुछ अपना बढ़ोतरी। लेकिन जब इसके पास आई, तो इसकी जो कितनी इनकम हुई, 20 रुपए इनकम थोड़ा ना हुई, इसने 10 रुपए तो पिछले वाले के जोड़े हैं, तो इसकी इनकम कितनी हुई, इसकी भी इनकम 10 रुपए हुई, ठीक है। वहीं जब इसके पास आया, तो इसने 40 रुपए कीमत रखी, लेकिन 20 रुपए तो पहले से किसी की इनकम थी ना, तो इसलिए इसकी इनकम कितनी हुई, इसकी इनकम तो कितनी हुई, 20 रुपए की ही हुई। और वही जब ये किसके पास गया, ये पास गया शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर ने इसे 50 रुपए में बेचा, तो क्या उसकी इनकम 50 रुपए की थी? नहीं, उसकी इनकम कितनी थी, 10 रुपए की थी, क्योंकि उसने 10 रुपए ही तो बढ़ाया था इसके अंदर। तो उसने क्या किया, 10 रुपए बढ़ाया है, ठीक है। तो अब अगर इनको पूरा कैलकुलेट करते हैं, यानी जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया में भाग लिया और इनकी इनकम को अगर देखते हैं, तो इनकी इनकम कितनी निकल के आती है, 50 रुपए ही तो निकल कर आएगी, क्योंकि 10 का प्रॉफिट इसका था, 10 का इसका था, और 20 की इसकी थी, 10 की इसकी, तो टोटल 50। और ये क्या दिखा रही है, ये तो हमें डबल काउंटिंग दिखा रही है ना, यार ये इनकम क्या है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जो गलत इनकम है। जबकि इनकम तो इनको कितनी, 10 10 20 और 10 की हुई थी, यानी टोटल जो इनकम हुई है वो कितनी हुई है, 50 रुपए हुई है, ना कि 120 रुपए। इसीलिए जब भी नेशनल इनकम निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, तो कस्टमर यानी जो अंतिम उपयोग करता है, उसकी जो कॉस्ट होती है, उसको ही नेशनल इनकम में हमेशा काउंट किया जाता है। और जो अंतिम वस्तु होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, वो किसके बराबर होती है, जितनी भी आपकी मूल्य वृद्धि हुई है, वैल्यू एडिशन हुई है, उस मूल्य वृद्धि के बराबर होती है, ठीक है। इसलिए जब भी हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे, या तो हम अंतिम वस्तु को रखेंगे राष्ट्रीय आय के लिए, या हम रखेंगे जो भी हमने मूल्य वृद्धि करी थी उसको काउंट करके, टोटल करके उसकी वैल्यू को राष्ट्रीय आय के अंदर रखा जाता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है, ठीक है ना। डबल काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में, ठीक है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे, तो राष्ट्रीय आय के अंदर हमेशा हम क्या करेंगे, जो अंतिम उपभोग करता है, यानी अंतिम जो वस्तु है उसको ऐड किया जाएगा, या जो वैल्यू एडिशन है उत्पादन क्षेत्र की, उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती कस्टमर, यानी जब कस्टमर उसका यूज करता है तो उसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती, वो अंतिम वस्तु हो जाती है। क्योंकि जब ग्राहक ब्रेड खरीदकर उसे खा लेता है, तो वह अंतिम वस्तु बन जाती है। इसका मतलब है कि उपभोग के बाद उस ब्रेड में और कोई मूल्य वृद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एक बार उसका यूज कर लिया गया, तो उसके अंदर क्या है, कोई मूल्य वृद्धि होगी नहीं, हो सकती, ठीक है। तो इसलिए जब भी काउंट करी जाती है, या तो हम क्या करेंगे, कस्टमर का जो अंतिम उपभोग करता है उसके प्राइस को काउंट कर लो, या जो भी उत्पादन क्षेत्र है उनकी जो वैल्यू एडिशन है, यानी जो मूल्य वृद्धि जितनी उन्होंने करी हुई है उसको काउंट कर लो, तो हम राष्ट्रीय आय बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगली जो हमारी वस्तु आती है वो आती है उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु, ठीक है। तो इसको उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, ये वस्तुएं जो सीधे मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये कौन सी वस्तु होती है, ये वो वस्तु होती हैं जो इंसान उसको लेता है, खरीदता है और
उपयोग कर लेता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है। अब वो वस्तु के रूप में भी हो सकती है या सेवा के रूप में भी हो सकती है, ठीक है। अब उपभोक्ता वस्तुओं के प्रकार, इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपकी जो होती है वो टिकाऊ वस्तु, यानी उपभोग वस्तु जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है टिकाऊ वस्तु की। ये क्या होती है, ये लंबे समय तक चलने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे टीवी हो गई, कार हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये लंबे समय तक चलती हैं। दूसरी कैटेगरी में आती है आपकी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, ये मध्यम समय तक चलने वाली वस्तुएं हैं, जैसे कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गए, तो ये क्या होती हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तु होती हैं। तीसरी आपकी आती है अल्पकालीन वस्तु, यानी इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, यानी लिया और यूज कर लिया और खत्म हो गई, तो कम समय तक चलने वाली वस्तुएं जैसे रोटी, दूध, तो ये सारी क्या होती है, अल्पकालीन वस्तुएं होती हैं। फिर चौथा जो आपकी आती है वो आती है सेवा क्षेत्र। ये अमूर्त होती है, इसको हम देख नहीं सकते लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इसकी क्या होती है, प्राइस वैल्यू होती है। तो अमूर्त सेवाएं जो सीधे उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, लेकिन इनकी भी क्या होती है, एक प्राइस होता है, इनका भी एक प्राइस होता है, इसकी भी एक कीमत होती है। जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इनकी हम सेवा लेते हैं तो इनके बदले भी हमें क्या देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं वो भी आपकी कितनी होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। क्या एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु दोनों हो सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई आते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि एक ही वस्तु, हाँ एक ही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन उपयोग कर रहा है, क्या याद रखना है, कौन उपयोग कर रहा है और किस उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है जब भी बात आती है भाई कि ये वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि एक ही वस्तु जो है वो अंतिम भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है, लेकिन निर्भर किस पे करेगा, तो निर्भर इस चीज पे करेगा कि उसका उपयोग कौन कर रहा है, यह उपयोग पर ही क्या करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सामान है, गेहूं है, अगर परिवार द्वारा खाना बनाने के लिए खरीदा गया है, यानी गेहूं अगर कौन खरीद रहा है, परिवार खरीद रहा है और उसने क्या किया, इससे खाना बनाया और यूज कर लिया, तो ये क्या होगी, सिंपल सी बात है, एक परिवार जो था उसने क्या लिया, खाया, खत्म कर दिया, यूज कर लिया, तो वो क्या हो जाएगी, वो अंतिम सामान ही तो गिना जाएगा ना, क्योंकि भाई वन टाइम यूज हुआ, उसका लेते ही खत्म हो गया। वहीं अगर गेहूं किसने लिया, बेकरी द्वारा ब्रेड बनाने के लिए किया गया, तो अगर उसी गेहूं को एक बेकरी लेके जा रही है ब्रेड बनाने के लिए, तो वो क्या होगी, वो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु होगी। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, इसके अंदर वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है, मूल्य वृद्धि होगी उसकी, और जब वो कोई भी चीज मूल्य वृद्धि के लिए जाती है तो हमेशा किस में गिनी जाएगी, वो मध्यवर्ती वस्तु में गिनी जाएगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चीनी है, जैसे घर में चाय बनाने के लिए उपयोग की गई, तो क्या हो गया, अंतिम, ठीक है, किस पे निर्भर कर रहा है, उपयोग पर। उपयोग कौन कर रहा है, घर, और घर उपयोग कर रहा है, यानी वन टाइम में यूज कर खत्म करने वाली चीज हो गई उसके लिए, तो अंतिम सामान। वहीं अगर चीनी गई फैक्ट्री में, ठीक है, निर्भर कर रहा है किस पे, उपयोग वाले पे। उपयोग कौन कर रहा है, उपयोग कर रही है फैक्ट्री, क्या बनाएगी, मिठाई, और जैसे ही उसमें वैल्यू ऐड होगी, यानी मिठाई बनाएगी तो कुछ ना कुछ ऐड करके आगे भेजेगी ना उसे, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस हमें कैसे पता लग जाएगा, सीधा आपको क्या देखना है सबसे पहले कि भाई कि जो वस्तु है उसका उपयोगकर्ता कौन है, ठीक है। उपयोगकर्ता जो है वो घर क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, लेके अपना सेटिस्फेक्शन अगर पूरा कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी अंतिम वस्तु। लेकिन अगर उसी वस्तु को किसी फर्म ने लिया, फैक्ट्री ने लिया, जो क्या करेगा, उसकी मूल्य में वृद्धि करेगा और उसके बाद उसको बेचेगा, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है आपकी पूंजीगत वस्तु। अब पूंजीगत वस्तु क्या होती है, तो पूंजीगत वस्तु वो वस्तु होती है जो उत्पादन में उपयोग की जाती है, ठीक है। इस वस्तु का यूज किस लिए किया जाएगा, इससे सामान बनाया जाता है, ठीक है। हमने देखा था ना जो हमारी अंतिम वस्तु में होती थी, हमने देखा था ना, क्या कहा था कि जो अंतिम वस्तु होती है जिसको उत्पादन क्षेत्र इस्तेमाल करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पूंजीगत वस्तु भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका यूज किसमें होता है, उत्पादन में किया जाता है। उच्च मूल्य और लंबे समय तक चलने वाली वस्तु होती है, ठीक है ना, तो लंबे समय तक इसका यूज करने के लिए इसको खरीदा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से उपभोग द्वारा उपयोग नहीं किया जाता, यानी जो उपभोक्ता होता है वो इसका उपयोग नहीं करता, इसका उपयोग फर्म करेगी, ठीक है ना, कोई कंपनी करेगी। मशीनें, उपकरण, फैक्ट्री का सामान, ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, आपकी पूंजीगत वस्तुओं के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि जिस भी वस्तु का उपयोग किसके लिए किया जाता है, उत्पादन के लिए किया जाता है और लंबे समय तक चलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीगत वस्तु कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में,
कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। तो क्या कह रहा है भाई कि जितनी भी पूंजीगत वस्तु है हम कह सकते हैं भाई वो उत्पादक वस्तु है, यानी पूंजीगत वस्तु जो है वो उत्पादक वस्तु है, लेकिन जो उत्पादक वस्तु है वो पूंजीगत जो वस्तु होती है वो नहीं होती है। ऐसा क्यों? ठीक है, यानी क्या कह रहा है भाई पूंजीगत वस्तुएं तो उत्पादक वस्तु होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। ऐसा क्यों, समझते हैं। देखिए पूंजीगत वस्तुएं क्या है और उत्पादक वस्तुएं क्या है, पहले ये समझिए आप। तो एक प्रकार की उत्पादक वस्तुएं जो उत्पादन में बार बार उपयोग होती हैं। ठीक है, अगर हमने इसका एक मशीन ले ली है, मान लीजिए औजार ले लिया, इमारत कोई इमारत ले ली है, तो हम क्या करेंगे उसका यूज प्रोडक्शन के लिए बार बार करते रहेंगे, तो इसलिए ये क्या होगी आपकी पूंजीगत वस्तु हो गई। ठीक है, वहीं उत्पादक वस्तु क्या होती है, ये वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तु या सेवाएं बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वस्तुएं क्या होती हैं जो कोई नया सामान बनाने के लिए, यानी कोई वस्तु या सेवा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज शामिल हो जाएंगी। ठीक है, क्या क्या शामिल हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल हो जाएंगी जो बार बार उपयोग की जा रही हैं। ठीक है, जैसे ये वाली पूंजीगत वस्तु है, तो ये क्या होगी, पूंजीगत वस्तु क्या होती है जो बार बार इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और एकल उपयोग के लिए भी कच्चा माल, ये क्या होता है, ये केवल एक बार उपयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ना भाई कि जो पूंजीगत वस्तु होती है वो कभी भी एक बार तो इस्तेमाल नहीं की जाती ना, उसका इस्तेमाल तो बार बार किया जाता है, लेकिन जो उत्पादक वस्तु होती है वो एक बार के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, लेकिन जो पूंजीगत वस्तु होती है वो एक लंबे समय के लिए होती है और उसका बार बार उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर जो होता है दोनों कैटेगरी आ जाती हैं। ठीक है, यानी उत्पादक वस्तुओं में दोनों चीज आ जाएगी, पूंजीगत वस्तु भी आ जाएगी और एकल उपयोग वाली भी आ जाएगी, लेकिन पूंजीगत वस्तुएं में सिर्फ क्या आएगी, ये वाली। ठीक है, यानी पूंजीगत वस्तुएं में ये वाली कैटेगरी तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ये वाली चीज जो है वो नहीं आ सकती। इसीलिए कहा जाता है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं वो उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं जो होती हैं वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं हो सकती। ठीक है, तो उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो उदाहरण से हम समझ सकते हैं। ये देखिए, पूंजीगत वस्तु कारखाने में मशीन जो है वो माल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया भाई, पूंजीगत वस्तु कह दी। वहीं जो उत्पादक वस्तु है वो कपड़े बनाने में इस्तेमाल, कपास उत्पादन में खपत है लेकिन एक बार ही तो इस्तेमाल किया जाएगा, इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये है, ये दोनों ये आ जाएगा किसके अंदर, ये उत्पादक वस्तु एकल उपयोग हो रहा है। ठीक है, वही जो हमारी कारखाने की मशीन है वो क्या है, वो पूंजीगत है। ठीक है, अब ये वाली ये भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये वाली जो चीज है हमारी, जो ये कपास है वो कभी भी पूंजीगत वस्तु नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। उत्पादन के कारक, अब देखिए कोई भी जो उत्पादन होता है एक देश के अंदर तो उसके लिए भी बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, तो यह वे मूल संसाधन है जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उत्पादन के कारक कौन से हैं जिनसे हम क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, आपकी भूमि आती है, प्राकृतिक संसाधन जैसे मशीन, जमीन हो गया, पानी हो गया, जंगल हो गया, खनिज हो गए, तो ये सारे क्या हैं, प्रकृति के उपहार हैं और ये मानव इसे निर्मित नहीं करता। ठीक है, लेकिन मनुष्य इसका इस्तेमाल करता है किसके लिए, उत्पादन के लिए। दूसरा जो आपका आता है वो है पूंजी। ये क्या होते हैं, ये उपकरण, मशीनें और कारखाने जो वस्तुओं के निर्माण में सहायक होती हैं, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। तो दूसरी चीजों को बनाने के लिए पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये किस रूप में हो सकती है, ये मशीन भी हो सकती है, कारखाने भी हो सकते हैं और भी वस्तुएं हो सकती हैं। ठीक है, तो किसी भी सामान का उत्पादन करना है तो भूमि इंपॉर्टेंट है, पूंजी इंपॉर्टेंट है। तीसरा श्रम, यानी कोई भी अगर काम करना है, कोई भी सामान बनाना है तो श्रम की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो ये किसके द्वारा होता है, लोगों द्वारा किया गया कार्य होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक प्रयास शामिल होते हैं। ठीक है ना, एक मजदूर होता है वो शारीरिक रूप से काम करता है, एक इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई काम करता है, लेकिन श्रम तो दोनों ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए उत्पादन में श्रम जो होता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगला आता है उद्यमी। उद्यमी जो होता है उत्पादन का सबसे मेन सोर्स होता है। क्यों, क्योंकि यह वह व्यक्ति है जो व्यवसाय शुरू करता है, यानी जितने भी आपके पास संसाधन हैं, यानी भूमि, श्रम और पूंजी, इनको संयोजित करता है, यानी इनको इकट्ठा करता है और उसके बाद इनसे क्या करता है, इसका
उत्पादन करता है और जोखिम उठाता है। यानी जो भी हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का यूज करके उद्यमी क्या करता है, जोखिम उठाकर सामान और सेवाएं लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फैक्टर हैं वो क्या कहते हैं, उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्पादन कारक और सेवाएं उनकी आय। अब देखिए उत्पादन जो कारक होते हैं, अगर आप किसी कोई भी उत्पादन कारक का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसके लिए उसकी सेवाएं देनी पड़ेंगी। जैसे अगर मान लीजिए भूमि का कोई इस्तेमाल कर रहा है, अगर किसी ने भूमि का इस्तेमाल किया है तो उसको भूमि के बदले क्या देना पड़ेगा, लगान। यानी अगर उत्पादन कारक सेवा का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कारक आय या कारक भुगतान करनी ही पड़ेगी। और अगर उसने श्रम, देखिए किसी ने श्रम लिया है किसी से तो उसे मजदूरी देनी पड़ेगी, पूंजी ली है तो क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। अगर उद्यमी है तो क्या लेगा, वो लाभ लेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उत्पादन कारक जो सेवा होती है उसके बदले क्या देनी पड़ती है, कारक आय देनी पड़ती है। यानी लैंड के बदले भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज, और उद्यमी जो है वो क्या लेगा, लाभ। तो किसी भी उत्पादन के लिए ये जो फैक्टर होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए कारक भुगतान और हस्तांतरण भुगतान, इसको भी समझना जरूरी है क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय काउंट करेंगे तो इनको भी आपको देखना ही पड़ेगा। तो समझते हैं ये क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अर्थ समझते हैं, अर्थ क्या है इसका। कारक भुगतान या कारक आय उत्पादन के कारक जैसे भूमि हो गई, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, की सेवाएं प्रदान करने के बदले प्राप्त की जाती है। ठीक है, यानी अगर कारक भुगतान का मतलब क्या है, आपको कुछ देना पड़ेगा, उसके बदले आपको आय प्राप्त होगी। यानी ये क्या होता है, द्विपक्षीय होता है, यानी दोनों पक्षों में देते का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना, देने और प्राप्त। ठीक है ना, देता है और प्राप्त करता है। यानी अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले मिलेगा ना। जैसे हमने देखा था ना, भूमि दी थी तो क्या हुआ था, किराया देना पड़ा था, श्रम किया था तो मजदूरी देनी पड़ी थी, पूंजी लगाई थी तो क्या देना पड़ा था, ब्याज, और उद्यमी है तो वो क्या लेगा, लाभ। ठीक है, और इसे क्या करते हैं हम, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। वहीं जब हस्तांतरण आय की तरफ आते हैं तो हम क्या देखते हैं, बिना कोई सेवा प्रदान किए प्राप्त होता है। यानी कुछ नहीं दिया जाता बल्कि वहां से धन अर्जित या आय अर्जित की जाती है। एक पक्षीय होता है, केवल एक पक्ष ही देता है। ठीक है, यानी सामने वाला देगा, आप उसको कुछ नहीं देंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। कौन सी चीज आती है, दान आ गया, आपके पेरेंट्स आपको जेब खर्च दे रहे हैं, छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है ना स्कूल वगैरह की तरफ से, वो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जो सरकार को मिलता है, तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं हम, हस्तांतरण आय कहते हैं। ठीक है, और इनको हम राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, कारक भुगतान क्या होता है और हस्तांतरण भुगतान। कारक भुगतान क्या होता है, भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है ना, उद्यमी के द्वारा कमाया गया जो धन होता है उसे क्या कहा जाता है, कारक। वहीं बिना कुछ किए हुए अगर कोई आय प्राप्त हो रही है तो वो क्या हो जाती है, आपकी हस्तांतरण आय हो जाती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आय का चक्रीय प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो आय का चक्रीय प्रभाव क्या है ये समझते हैं। एक अर्थव्यवस्था में घरों और फर्मों के बीच उत्पादन, आय और व्यय निरंतर प्रवाह है। यानी आय का चक्रीय प्रवाह, हमने हमारे सिलेबस के अंदर दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, एक परिवार क्षेत्र है और दूसरा क्या है, वो दूसरा आपका हो गया निर्माण क्षेत्र। ठीक है ना, फर्म जो होगी, जो निर्माण क्षेत्र होते हैं, उत्पादन क्षेत्र होते हैं, वो आते हैं। तो इन लोगों के बीच, यानी इन दोनों के बीच क्या चलता रहता है, हमेशा लेन देन में उत्पादन होता रहता है। यानी वो उत्पादन करते हैं, जब वो उत्पादन करेंगे तो गृह क्षेत्र उसको खरीदेंगे तो आय होगी। ठीक है, जब उनके पास आय आएगी तो वो क्या करेंगे, उसे व्यय करके फिर से नया सामान बनाएंगे। तो ये एक प्रवाह की तरह चलता रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आय का चक्रीय प्रभाव करते हैं। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो गृह क्षेत्र आता है और आपका फर्म आता है। तो गृह क्षेत्र क्या करता है, उत्पादन के साधनों का उपयोग करके वस्तु और सेवाएं उत्पन्न करता है। तो उत्पादन के साधन अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, उत्पादन के साधन होते हैं श्रम, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, याद रखना है बिल्कुल। फिर घरों को भुगतान करता है, क्यों, क्योंकि भाई इसको कुछ सामान बनाना था तो किससे लिया, गृह क्षेत्र से लिया ना, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी लिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, जब उसने इससे लिया तो प्रोडक्शन क्षेत्र यानी फर्म को क्या करना पड़ेगा, घरों को भुगतान करना पड़ेगा। तो वो घरों को क्या भुगतान करेंगे, तो वो घरों को भुगतान करेंगे क्या, भूमि ली है तो किराया, श्रम लिया है तो मजदूरी, पूंजी ली है तो ब्याज, उद्यमी है तो वो क्या ले लेगा, लाभ। ठीक है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को घरों को बेचती है। अब उसके बाद जब इन्होंने सामान बना लिया तो ये सामान किसको बेचेंगे, ये बेचेंगे गृह क्षेत्र को। ठीक है ना, तो ये कहाँ जाएगा, गृह क्षेत्र के पास जाएगा। यानी अगर इन्होंने जो भी सामान बनाया वो किसके पास जाएगा,
वो जाएगा आपका गृह क्षेत्र के पास, ठीक है। और वो इससे क्या लेंगे, आय का उपयोग वस्तु और सेवाओं को खरीदने में करते हैं। तो जो भी उत्पादन क्षेत्र सामान बनाएगा उसको खरीदेगा कौन, उसको खरीदेगा गृह क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपस में लेन देन जो चलता है उसे ही क्या कहा जाता है, आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्रीय मॉडल, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है। पहला क्या आपका परिवार क्षेत्र है और दूसरा आपका क्या है, उत्पादन क्षेत्र है। तो परिवार क्षेत्र ने उत्पादन क्षेत्र को क्या दिया, उसने दिया कारक सेवाएं, देखा था हमने अभी, भूमि दी, श्रम दी, पूंजी दी या उद्यमी दिया। तो उसके बदले उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र को क्या देगा, वो कारक सेवाओं के लिए भुगतान करेगा, यानी भूमि के लिए किराया, श्रम के लिए मजदूरी, पूंजी के लिए ब्याज, और उद्यमी है तो वो क्या लेगा, लाभ, ठीक है। अब देखिए अब क्या किया, अब उत्पादन क्षेत्र सामान बना के तैयार कर चुका है। अब वो जो सामान बनाएगा वो किसको बेचेगा, वो बेचेगा परिवार क्षेत्र को। क्या बेचेगा, या तो वस्तु देगा या तो सेवा देगा। अब देखिए उत्पादन क्षेत्र ने किसको दिया है, परिवार क्षेत्र को वस्तु और सेवाएं दी हैं, तो परिवार क्षेत्र से कुछ लेगा, तो क्या लेगा वो लेगा उपभोग व्यय, ठीक है। यानी जो भी वो वस्तु और सेवा देगा उसके बदले वो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, उपभोग व्यय कहा जाएगा। तो कह सकते हैं इस तरह से दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का जो प्रभाव है वो चक्रीय रूप से लगातार चलता ही रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज आती है, वास्तविक प्रवाह देखने को मिलता है, जिसमें हम भौतिक प्रवाह भी कह सकते हैं, ठीक है। कैसे कह सकते हैं, देखिए जहां पर हमें वस्तुओं का लेन देन होगा उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रवाह कहेंगे। वहीं जहां पर हमें मौद्रिक लेन देन यानी पैसा दिखाई देगा उसे हम क्या कहेंगे, मौद्रिक प्रवाह कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वस्तु और सेवा है, ये नीला वाला अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिख रही होंगी आपको, वस्तु और सेवाएं दिख रही हैं, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है, वस्तुएं दिख रही हैं, सेवाएं दिख रही हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका, इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह। वहीं जहां पर हमें पैसा दिखाई देता है, देख रहे हैं उपभोग व्यय, यानी यहाँ पे ये पैसे को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाला जो आपका कलर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए ये पैसे को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसे मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। तो वास्तविक प्रवाह जिसे भौतिक प्रवाह भी कहते हैं, जहां कारक सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्मों में जैसे भूमि, श्रम, पूंजी की तरफ जाता है, ठीक है, और वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह फर्मों से परिवार क्षेत्र की तरफ जाता है, ठीक है। हमने देखा ना, तो फर्म क्या करते हैं, जैसे भूमि, श्रम ये सब चीजें ली हैं, ठीक है, किसको, परिवार से किसको दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं, तो फिर फर्म से क्या लेंगे, वो लेंगे। तो इससे उत्पादन और अर्थव्यवस्था में वृद्धि का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो क्या पता लगता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेवा और क्षेत्रों की बात हो रही है ना, उत्पादन की बात हो रही है, पैसे की तो बात हो रही नहीं, उत्पादन की बात हो रही है। क्योंकि हम भौतिक प्रवाह को देख रहे हैं तो इससे पता लगता है कि देश के अंदर उत्पादन कितना हो रहा है, देश की उत्पादन की स्थिति कैसी है, इसका हमें अच्छे से पता लगता है, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था में ये पता लगता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितनी उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। दूसरा आपका आता है मौद्रिक प्रवाह। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं पैसे का प्रवाह होता है, फर्म से किसके पास जाता है, परिवारों की ओर, किराए, वेतन और ब्याज के लाभ के रूप में जाता है। वहीं पैसे का प्रवाह परिवार से जब फर्मों की तरफ जाता है तो वो क्या होता है, जब उन्होंने वस्तुएं खरीदी होती हैं और भुगतान किया होता है तो पैसा जाता है। इससे क्या पता लगता है, तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, यानी एक देश के अंदर कितनी मुद्रा की आपूर्ति है इसका पता लगता है कि भाई कितनी मनी सप्लाई में है। तो इसका आकलन करना जो होता है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, मौद्रिक प्रवाह आपका और वास्तविक प्रवाह, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर कई बार हमें क्षरण देखने को मिलता है, या इसे हम लीकेज कहते हैं। क्या होता है ये, आय के चक्री प्रवाह से निकली गई राशि मुद्रा के रूप को क्षरण कहते हैं। मान लीजिए हमने देखा आय का चक्री प्रवाह चल रहा है, गृह क्षेत्र से किस तरफ चल रहा है, परिवार क्षेत्र से किसकी तरफ चल रहा है, उत्पादन क्षेत्र की तरफ। मान लीजिए अगर उत्पादन क्षेत्र जो है वो बीच में से पैसा जो प्रवाह चल रहा है उसको कम कर दे, यानी उत्पादन कम कर दे, या गृह क्षेत्र क्या करना शुरू कर दे, सेविंग करना शुरू कर दे, बचत करना शुरू कर दे, तो क्या होगा, पैसा जो होगा, पैसे का जो प्रवाह होगा वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, लीकेज कहा जाता है। यानी अगर कर, बचत और आयात ये ज्यादा हो जाए तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो कुल धनराशि होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी अगर गवर्नमेंट ज्यादा कर लगा देगी तो लोग क्या करेंगे, भाई कहेंगे यार सामान बिकेगा नहीं, प्राइस बढ़ जाएगा, तो बनाना, पैसे खर्च करना बंद, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो
उत्पादन और परिवार क्षेत्र के बीच में जो समान का जो आय का प्रभाव चल रहा है वो क्या होगा, बाधित होगा। अगर वही बताया कि अगर परिवार क्षेत्र बचत करना शुरू कर दे तो जो उत्पादन क्षेत्र जो सामान बना रहा है वो नहीं बिकेगा, तो पैसे की क्या होगी, कमी आएगी। अगर हम आयात ज्यादा करने लगेंगे तो देश के अंदर सामान नहीं बनेगा, तो उससे भी हमारा जो बचत होगी वो क्या होगी, जो क्या नाम है, हमारा जो पैसा होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो लीकेज के रूप में बाहर चला जाएगा। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में कुल धनराशि में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और इस कमी के कारण अर्थव्यवस्था थोड़ी बाधित भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा आता है आपका भरण, यानी अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव में ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, भरण किया जाता है। यानी आय के चक्रीय प्रभाव में जोड़ी गई राशि, यानी जब मुद्रा की कमी होगी तो उसको पूरा करने के लिए भरण किया जाता है। ये कौन करता है, सरकार क्या करेगी, अपने खर्चे बढ़ा के, ताकि उत्पादन ज्यादा बढ़ा सके। निवेश किया जाएगा, जैसे निवेश होगा वैसे पैसा मार्केट में आ जाएगा। निर्यात, यानी ज्यादा सामान अगर बाहर भेजा जाएगा तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, और वो पैसा क्या होगा, फिर से इस चक्रीय प्रभाव के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था में कुल धनराशि बढ़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देश के अंदर जो धनराशि है उसकी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, कई बार ये भी आते हैं पेपर में। स्टॉक और प्रवाह में अंतर, ठीक है, तो ये दो चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए स्टॉक क्या होता है, अर्थ क्या है, स्टॉक जो होता है आपका, यह किसी चर को एक विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है, एक क्षण की स्थिति को भी दर्शाता है। तो स्टॉक क्या होता है कि आप उसे कैसे नाप सकते हैं, एक समय बिंदु पर नाप सकते हैं। ठीक है, और वो एक एक क्षण की बात करता है। वहीं जब हम फ्लो या प्रवाह की बात करते हैं, ये किसी चर को एक समय अवधि में मापता है, समय के साथ परिवर्तन को भी दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए समय बिंदु का क्या मतलब है, इसको हम अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कैमरा है, ठीक है, उस कैमरे में आपने एक फोटो खींची, तो जब आप फोटो खींचते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर मोमेंट कैप्चर होता है। ठीक है, यानी एक बिंदु पर जो आपने क्लिक करा तो उस बिंदु पर ही आपको क्या दिखाई देगी, वो इमेज दिखाई देगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्टॉक। वहीं अगर आपने क्या किया कि एक वीडियो रिकॉर्ड करी, मान लीजिए 10 सेकंड की करी, तो 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में आपको क्या दिखाई देगा, एक मूवमेंट दिखाई देगा ना, उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। ठीक है, या फ्लो कहते हैं। समय आयाम की बात करते हैं तो समय आधारित नहीं होता, केवल एक बिंदु पर मापा जाता है। तो देखा इसके अंदर समय नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम लिया जाएगा। ये समय आधारित होता है, विशेष समय अवधि में मापा जाता है। तो इसको क्या होता है, एक समय अवधि में मापा जाता है। यह एक स्थैतिक अवधारणा है, ठीक है ना, ये स्थिर रहती है। वहीं यह एक गतिशील अवधारणा है, इसको हम गति में मापते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, संपत्ति, बैंक में जमा, जनसंख्या, पूंजी, दूरी, टंकी में जमा पानी, तो ये सारे क्या उदाहरण है, ये सारे उदाहरण स्टॉक के हैं। ठीक है, और वहीं जब हम जेब खर्चे की बात करते हैं, गाड़ी गति में है, जल का प्रवाह, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, बचत, निवेश, तो ये सारी चीजें आप किसके अंदर आती हैं, फ्लो के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीजें भी याद रखनी है। ठीक है, तो कई बार पेपर में आता है, इसको जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं। यानी जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं या लेन देन की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे मेजर रोल निभाता है, वो क्या होता है, आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र क्या है, आर्थिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र उस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है, क्षेत्र को कहा जाता है जिसे कोई सरकार संचालित करती है, जहां लोग वस्तुओं और पूंजी स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र मतलब क्या है, अगर हम कहें भारत का एक आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो आपको नक्शा आप बचपन से देखते आए हैं, आपने मैप देखा इंडिया का, तो एक सरकार जो होती है हमारे देश की, वो क्या करती है, यहीं पर तो गवर्न करती है, यहीं पर तो सरकार चलाती है। यानी ये जो हम मैप देख रहे हैं, ये जो सारा मैप है, ये सारे मैप ये जो होते हैं हमारे आर्थिक क्षेत्र के अंदर होते हैं, क्योंकि हम यहीं तो क्या कर सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का बिना रोक टोक के लेन देन आवाजाही कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर हम कहें भाई हम बांग्लादेश में करना चाहें या श्रीलंका में बिना रोक टोक करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, वो तो कहेगा भाई वो हमारा क्षेत्र है, हमारा देश है, हम तुम्हें क्यों वहां पर व्यापार करने की इजाजत दें। तो इसलिए आर्थिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो किसी सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, और वो वहां पे स्वतंत्र रूप से सामान का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है, तो ये हमने ये हमारी क्या है, ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो एक सरकार जो होती है वो पॉलिटिकली जो होती है बाउंडेड होती है, यानी वो एक क्षेत्र में रहकर ही प्रशासन चला सकती है। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो उसका दायरा जो होता है वो पॉलिटिकल जो मैप है, यानी पॉलिटिकल जो दायरा है उससे थोड़ा आगे जाता है। ठीक है ना, तो आर्थिक क्षेत्र का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, ये कैसे बढ़ता है इसको समझेंगे हम। देखिए घरेलू आर्थिक क्षेत्र का दायरा
एक अर्थव्यवस्था सिर्फ देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं होती, इसमें कुछ विशेष और वैश्विक तत्व भी शामिल होते हैं। ठीक है, अब वैश्विक तत्व कैसे शामिल होते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक सीमाएं। किसी देश की प्रादेशिक जल सीमाएं और हवाई क्षेत्र तो उस देश के अधीन ही होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि भारत का जो आर्थिक क्षेत्र क्या है, एक तो भारत का मैप देख लेते हैं। जो भारत का मैप है ये पूरा भारत के कंट्रोल में होता है, प्लस में कुछ समुद्री क्षेत्र जो होता है, जो इंटरनेशनली हर देश को दिया जाता है, वो किसके क्षेत्र में आता है, वो उस देश के क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, जैसे ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा क्षेत्र किसके कंट्रोल में आता है, ये सारा भारत के कंट्रोल में आता है। यानी यहाँ पर भारत क्या कर सकता है, अपने जो भी कार्य हैं वो कर सकता है बिना रोक टोक के, और ये भारत की सीमा है। अगर आर्थिक क्षेत्र की सीमा है, अगर इसके अंदर किसी को आना है तो भारत की इजाजत लेकर ही आना पड़ेगा। सेम ऐसे और भी देशों का होता है। जैसे अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो ये श्रीलंका का जो होता है वो क्षेत्र आता है। अगर यहाँ पे भारत को जाना है तो भारत को श्रीलंका की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया राजनीतिक सीमाएं। ठीक है, तो राजनीतिक सीमाओं का मतलब क्या है कि जो देश के अधीन है और उसके अंदर अगर आपको जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा आता है आपका परिवहन संचालन। ठीक है, तो परिवहन संचालन को कुछ आर्थिक क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे देशवासियों द्वारा संचालित जहाज और विमान, चाहे वे देश के बीच ही क्यों ना चल रहे हों। ठीक है ना, वे देशों के बीच ही क्यों ना चल रहे हो। अब मान लीजिए कि भारत का एक जहाज है, ठीक है, पानी का जहाज, मान लीजिए किसकी सीमा के अंदर आ गया, श्रीलंका की सीमा के अंदर चला गया। ठीक है, या मान लीजिए भारत का एक जहाज है, वो कहाँ चला गया, बांग्लादेश की सीमा के अंदर चला गया। ठीक है, तो अब देखिए उसके अंदर क्या होगा, बेशक से वो जो क्षेत्र हो वो किसका होगा, वो क्षेत्र होगा श्रीलंका का, लेकिन ये जो जहाज का एरिया है, इस पे जो लोग हैं, इस पे जो संसाधन है, वो किसका आर्थिक क्षेत्र होगा, वो होगा भारत का आर्थिक क्षेत्र। सेम ऐसे ही है कि हवाई जहाज अगर लैंड कर जाता है बांग्लादेश में या श्रीलंका में, तो ये प्रॉपर्टी या आर्थिक क्षेत्र किसका होगा, ये आर्थिक क्षेत्र भारत का होगा, ना कि श्रीलंका का। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जो विदेशी जो जहाज हैं वो भारत के क्षेत्र में आ जाते हैं, यहाँ आते हैं, तो वो रहेंगे उसकी ही आर्थिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, वो जगह भारत की होगी, लेकिन जो सामान होगा वो, यानी जो जहाज होगा, ये जो होगा, ये क्या होगा, उस देश का होगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो किसके लिए होगी, ये अगर ये भारत का किसी देश के अंदर रुका हुआ है तो ये आर्थिक क्षेत्र किसका होगा, भारत। यानी जो भी इसके अंदर गतिविधि हो रही होगी वो भारत के लिए ही हो रही होगी, उस देश के लिए नहीं हो रही होगी। ये भी आपको समझना है। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थितियां भी होती हैं कुछ, जैसे विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैनिक अड्डे, ये सब अब भी देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा माने जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि भारत है और भारत के बहुत सारे लोग कहाँ रह रहे हैं, यूएस के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, अब यूएस के अंदर हो सकता है कि भाई भारत को कुछ समस्याएं आ जाए। ठीक है, तो इसलिए भारत की जो एक एम्बेसी होगी वो कहाँ होगी, यूएसए के अंदर होगी। वहां पे काम करने वाले कौन होंगे, भारतीय होंगे। बेशक से ये जमीन जो है, ये जमीन जो होगी वो किसके कंट्रोल में होगी, यूएस के कंट्रोल में होगी, लेकिन ये जो एम्बेसी बनी होगी वो किसके कंट्रोल में होगी, वो भारत के कंट्रोल में होगी। यहाँ के लोग जो काम कर रहे होंगे भारतीय होंगे, और ये जो इकोनॉमिक टेरिटरी होगी वो भारतीयों की होगी। यानी बेशक से वो जगह अमेरिका की, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, वो इंडिया की है। सेम ऐसे ही अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर जो है वो यूएस की एम्बेसी रहती है, तो बेशक से ये भारत का क्षेत्र होगा, ये भारत के क्षेत्र में एम्बेसी बनी होगी, लेकिन पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी पूरा जो भी चीज होगी वो सारी, यानी जो भी आर्थिक सीमा होगी, अगर आर्थिक सीमा कही जाएगी तो किसकी कही जाएगी, ये यूएस की आर्थिक सीमा होगी, ना कि भारत की आर्थिक सीमा होगी। ठीक है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही सैनिक अड्डे, अगर मान लीजिए भारत ने नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ टाई अप कर रखा है और कह रखा है कि भाई हम, आप अपनी सेना को यहाँ भेजिए, ठीक है, और हम आपकी सेना को यहाँ रखेंगे, कुछ समस्याएं हैं, तो वो जो जगह दी जाएगी, यानी जो जगह दी जाएगी किसके द्वारा, चाहे बांग्लादेश के द्वारा चाहे श्रीलंका के द्वारा, यहाँ पर अगर भारत ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया तो ये सारा किसके आर्थिक क्षेत्र के अंदर आएगा, ये सब भारत के आर्थिक क्षेत्र के अंदर आएगा। बेशक से जगह वो किसी देश की होगी, लेकिन ये पूरा मिलिट्री बेस जो होगा वो किसके आर्थिक क्षेत्र के अंदर आएगा, वो भारत के आर्थिक क्षेत्र के अंदर आएगा। ये आपको समझना है। वैश्विक संसाधन गतिविधियां, तो बहुत सारी ऐसी भी गतिविधियां होती है एक देश दूसरे देश के अंदर करता है, तो वो गतिविधियां भी जो होती हैं वो एक देश से संबंधित होती हैं, तो जिस देश से संबंधित होंगी वो भी उसी की मानी जाएंगी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में देशवासियों द्वारा संचालित मछली पकड़ने की नावें,
ठीक है। जैसे भारत ने अगर श्रीलंका ने भारत को परमिशन दे दी कि आप हमारे क्षेत्र में आकर क्या कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, तो वो जो भी मछली के जहाज या जो भी चीजें जाएंगी वो सब किसके आर्थिक क्षेत्र के अंदर आ जाएंगी, वो भारत के आर्थिक क्षेत्र के अंदर आ जाएंगी। ऐसे ही जैसे गैस प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है ना, या तेल के कुएं वगैरह हो गए। मान लीजिए भारत ने अरब से तेल के कुएं खरीद लिए कि भाई ये तेल का कुआं आप हमें दे दीजिए, हम यहाँ से तेल निकालेंगे। तो अब वो जो बेशक से वो जमीन किसकी है, वो जमीन जो है वो अरब की है, ठीक है। बेशक से मान लीजिए वो अरब की जमीन है, लेकिन वहां पर जो अरब के देशों में जो कुएं हैं वो अगर भारतीयों ने खरीद लिए हैं तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी यानी वो आर्थिक सीमा किसकी हो जाएगी, भारत की। यानी वहां पे जो भी तेल के कुएं होंगे और जो भी वहां पे कंटेनर वगैरह होंगे, गैस कंटेनर जो भी लोड हो रहे होंगे, वो सारे किसकी आर्थिक क्षेत्र की सीमा के अंदर आएंगे, वो भारत के आर्थिक क्षेत्र की सीमा के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इनको भी भारत की घरेलू सीमा में ही गिना जाएगा, ठीक है। तो ये जो चार चीजें हैं वो आर्थिक क्षेत्र को अच्छे से एक्सप्लेन करती है, भाई कौन से आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं किसी देश के लिए, जहां से वो क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड, व्यापार या अपनी जो भी आर्थिक गतिविधि है उसको संचालित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझनी है। किसी देश का सामान्य निवासी क्या होता है, देखो एक देश की अर्थव्यवस्था को वहां का सामान्य निवासी ही चलाता है, क्योंकि वही काम करता है, वही उत्पादन करता है, वही सेवाएं देता है, और उसके बाद जो इनकम होती है उसे इस देश, किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। तो सामान्य निवासी वह व्यक्ति या संस्था होती है जो आमतौर पर उस देश में निवास करते हैं जिसकी आर्थिक हितों की केंद्र बिंदु उसी देश में होता है। यानी वो संस्था भी हो सकती है और वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो भारत के अंदर ही रह रहा है, पिछले 10 साल से यहीं कमा रहा है, यहीं खर्च कर रहा है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, वो हमारे देश का क्या है, एक सामान्य निवासी है। ऐसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, अगर वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे कमा रही है, यहीं पे खर्चा कर रही है, सब कुछ यहीं पे कर रही है, तो एक तरह से कह सकते हैं वो संस्था भी जो है एक सामान्य निवासी की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, यानी एक काफी लंबे समय तक यहीं रह रहा है और यहीं खर्च कर रहा हो, तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा भाई इस देश का सामान्य निवासी, ठीक है। यानी वह व्यक्ति या संस्था जो लंबे समय तक उस देश से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती है उसे सामान्य निवासी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नागरिक। देखिए नागरिक और सामान्य निवासी में अंतर होता है। नागरिक जो किससे रिलेटेड है, वो आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था, एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर जो भी पैसा कमा रहा है, जो भी खर्च कर रहा है, उससे रिलेटेड है, यानी आर्थिक तौर पर जुड़ाव जो है वो उसे क्या बनाता है, एक सामान्य निवासी बनाता है। लेकिन नागरिक जो होता है वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। कैसे, नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार उसे देश में निवास करता है, ठीक है ना। तो उसके कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं, ठीक है। कानूनी प्रावधान मतलब वो इस देश की जो भी पॉलिटिकल यानी जो भी राजनीतिक गतिविधि उसमें भाग ले सकता है, खुद संचालित हो सकता है, वोट ले सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो नागरिक होते हैं। ये क्या है, ये कानूनी अवधारणा है। एक व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता भी हो सकती है यदि संबंधित देशों की कानून व्यवस्था उसकी अनुमति देती है तो, ठीक है। तो कई देशों में जो होता है वो दोहरी नागरिकता भी होती है, अगर वो इजाजत देते हैं तो दोहरी नागरिकता भी कई देशों में देखी जा सकती है। लेकिन भारत में एक ही नागरिकता चलती है, तो एक ही नागरिक अगर उसके जो भी अगर उस कानूनी अवधारणा को अगर उसने पूरा कर लिया है तभी वो क्या बनेगा, भारत का नागरिक रहेगा, ठीक है। यानी अगर कोई विदेशी भी है वो भारत के अंदर आता है, उसे भारत की नागरिकता चाहिए, तो कुछ कानूनी अवधारणा है उसको पूरा करके ही वो देश का जो है वो नागरिक बन सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कवर होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।